हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ जो है जीडीपी में इंक्लूड होती है और कौन सी जीएनपी में इंक्लूड होती है। तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में ये बहुत ऑफन क्वेश्चन रहता है कि क्या ये चीज़ जीडीपी का पार्ट है या नहीं, क्या ये चीज़ जीएनपी का पार्ट है या नहीं, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो जीडीपी में तो है पर जीएनपी में नहीं है। और इस वीडियो में हम एनएफआई के कंसेप्ट को भी थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे। तो 6 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन से मोस्टली इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऑलमोस्ट कवर हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सैलरीज ऑफ इंडियन वर्कर्स वर्किंग इन यूएस एम्बेसी। तो सबसे पहले अगर यूएस एम्बेसी है और वो इंडिया में है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी है? वो डोमेस्टिक टेरिटरी यूएस की है। और अगर डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की नहीं है, यूएस की है, तो क्या वो जीडीपी में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगी वो सैलरी। तो फ्रेंड्स, अगर वो जो सैलरी है इंडियन वर्कर्स को मिल रही है, अब जो इंडियन वर्कर्स हैं ऑल्दो वो यूएस एम्बेसी में काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वो इंडिया में है। पहले वो 182 डेज एक तो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, प्लस वो इंडियन सिटीजन्स भी हैं। तो ये क्या हमारी नेशनल इनकम में आएगी? बिल्कुल आएगी। तो मैं यहाँ टिक लगा लेती हूँ। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, और जो रेजिडेंट्स को इनकम होती है वो हम जीएनपी में इंक्लूड करते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो टेरिटरी है ये इंडिया की नहीं है, यूएस एम्बेसी, तो ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैलरीज पेड टू फॉरेनर्स बाय इंडियन एम्बेसी। अब इंडियन एम्बेसी कहाँ होगी? फॉरेन में ही होगी। तो अब जो सैलरी फॉरेनर्स को दे रही है, अब ये जो फॉरेनर्स हैं ये यूएस के हो सकते हैं, जापान के हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या ये जो इंडियन एम्बेसी है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? बिल्कुल है। इसके लिए आप कंसेप्चुअल वीडियो चेक कर सकते हैं। इंडियन एम्बेसी इज़ अ पार्ट ऑफ माई डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ये मैं टिक लगा दूंगी। उसके बाद ये किसको सैलरी जा रही है? फॉरेनर्स को जा रही है। तो फॉरेनर्स क्या हमारे कंट्री के रेजिडेंट हैं? नहीं हैं। तो फ्रेंड्स ये जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉफिट्स अर्न बाय सिंगापुर कंपनी इन इंडिया। तो सपोज करिए एक सिंगापुर की कंपनी है जो इंडिया में ऑपरेट हो रही है। तो सिंगापुर की कंपनी है, यानी जो उसका जो ओनर है वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, वो एनआरआई है। तो फ्रेंड्स, अगर प्रॉफिट्स हमारे यहाँ से जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी में है इंडिया की? सिंगापुर कंपनी है, एम्बेसी भी नहीं है, मिलिट्री भी नहीं है, एयरक्राफ्ट भी नहीं है, तो बिल्कुल ये डोमेस्टिक टेरिटरी में है मेरी। और उसके बाद लेकिन जो प्रॉफिट्स बाहर मेरे जा रहे हैं तो वो हमारे रेजिडेंट के पास तो नहीं जा रहे प्रॉफिट्स जो हैं, तो ये जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगी। उसके बाद आता है सैलरीज पेड बाय यूएस कंपनी इन इंडिया। तो मतलब कि कोई यूएस की कंपनी है इंडिया, वो सैलरीज दे रही है और इंडियंस को दे रही है या फॉरेनर्स को दे रही है, किसी को भी दे रही है अगर वो सैलरी। तो सबसे पहले जो कंपनी है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में है या नहीं है? क्योंकि वो इंडिया में है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में है। और क्योंकि जो सैलरी है वो रेजिडेंट्स को ही जा रही है जो इंडिया में रह रहे हैं 192 डेज से ज़्यादा, वो हमारे रेजिडेंट्स ही हैं 182 डेज, तो वो हमारे रेजिडेंट्स हैं, तो वो जीएनपी में भी इंक्लूड होगी। अब आता है प्रॉफिट्स अर्न बाय इंडियन कंपनी इन यूएस। तो सपोज करिए ऐसी ही एक इंडियन कंपनी है जो यूएसए में है, तो क्योंकि वो यूएसए में है तो ये मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। नोट करिए ये इंडियन कंपनी है, ये एम्बेसी नहीं है, तो ये मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी का तो पार्ट नहीं है। लेकिन अब क्या है, प्रॉफिट्स अर्न बाय इंडियन कंपनी, ये ऑपरेट कौन कर रहा है? ये हमारी कंट्री का कोई रेजिडेंट कर रही है, तो ये उसकी इनकम तो है क्योंकि प्रॉफिट इज कमिंग बैक टू इंडिया बाय द रेजिडेंट, तो ये रेजिडेंट की इनकम है, तो ये मैं टिक लगा सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं 6 पॉइंट, सैलरीज पेड बाय इंडियन कंपनी टू यूएस रेजिडेंट्स। मतलब कि एक इंडियन कंपनी है जो यूएस रेजिडेंट्स को सैलरी दे रही है, मतलब यूएसए में हमने एक इंडियन कंपनी खोल दिया और वो यूएसए के रेजिडेंट्स को जो है ना सैलरी दे रही है। अब फ्रेंड्स, क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? अगर पहली बात तो यूएसए में है तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। उसके बाद जो सैलरीज है वो किसको जा रही है? यूएसए के रेजिडेंट्स को जा रही है जो वहीं रह रहे हैं, चाहे वो इंडियन सिटीजन है या नहीं है, वो रह तो वहीं रहे, तो ये जीएनपी का पार्ट भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज द डिफरेंस। अब चलिए मूव करते हैं एनएफआई। अब आप वो चीज़ें देखिए जिसमें जीडीपी में राइट है या और जीएनपी में रॉन्ग है, मतलब कि ऑल्टरनेटिव टिक और राइट है। एक तो आप सेकंड वाला पॉइंट देख लीजिए, ये, उसके बाद ये थर्ड वाले पॉइंट पे, उसके बाद ये फिफ्थ वाले पॉइंट पे। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है
कि जीडीपी में वो चीज़ इंक्लूडेड है पर जीएनपी में नहीं है। मतलब कि अगर सैलरी मैं फॉरेनर्स को दे रही हूँ तो मेरी जो इनकम है वो रेजिडेंट्स की नहीं है, वो हमारी टेरिटरी में तो जनरेट हो रही है इनकम, लेकिन वो इनकम क्या है, हमारी कंट्री से बाहर जा रही है। तो इसको मैं बोलती हूँ फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रॉड, एफपीए। मेरी फैक्टर पेमेंट्स हो रही हैं अब्रॉड को। उसी तरह सेकंड, ये जो थर्ड पॉइंट है, इसमें क्या है, प्रॉफिट्स जो है वो सिंगापुर कंपनी, टेरिटरी तो मेरी अपनी इंडिया ही है, लेकिन वो क्या है, वो बाहर जा रहे हैं, तो मेरी रेजिडेंट्स तो ऑन नहीं कर रहे वो, लेकिन मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो ये एफपीए, फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रॉड। उसी तरह फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये क्या है कि इनकम तो जनरेट हो रही है जो टेरिटरी हमारी नहीं है, टेरिटरी थोड़ी ना फ्रेंड्स हमारी, लेकिन इनकम कहाँ जनरेट हो रही है, बाहर जनरेट हो रही है, इसलिए जीडीपी में नहीं है, लेकिन हम इनकम ला रहे हैं अपनी कंट्री में, तो ये क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इन दोनों का जो नेट है, यानी कि अगर मैं कर दूं एफपीए, ये एफआई माइनस ये दोनों कर दूं, ये प्लस है ये माइनस है, इन दोनों का जो मैं नेट निकालूं तो मेरा निकलता है फ्रेंड्स NFIA। NFI का फॉर्मूला क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रॉड। ठीक है, ये फॉर्मूला है, मतलब जो इनकम आ रही है अब्रॉड से माइनस जो इनकम मैं पे कर रही हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस वाज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।